टके की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात आतंकियों की साजिश की, जिसका बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, गणतंत्र दिवस के जश्न में महज कुछ ही घंटे बचे हैं और उससे पहले बड़ा खुलासा हुआ है आतंकियों की साजिश का, जिसमें पुलवामा जैसी आतंकी साजिश को एक बार फिर अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को निशाना बनाया जा सकता है, जवानों को निशाना बनाया जा सकता है फिदाइन या आईडी अटैक के माध्यम से, और यही बड़ी वजह है जिसके चलते दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सुरक्षा अलर्ट मोड पर है। गणतंत्र दिवस पर पुलवामा पार्ट 2 का प्लान। छब्बीस जनवरी पर आईडी वाली साजिश एक्सपोज। आतंकी देश को दहलाना चाहते हैं, पुलवामा जैसे हमले की फिराक में है, ठीक वैसे ही जैसे पुलवामा में विस्फोटक वाली साजिश को अंजाम देकर सीआरपीएफ जवानों के काफिले को निशाना बनाया गया था। ठीक वैसी ही प्लानिंग आतंकी गणतंत्र दिवस के दौरान कर रहे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसी ने सुरक्षा बलों पर हमले का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक 26 जनवरी को आतंकी सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रैक पर आईईडी प्लांट कर सकते हैं या फिदाइन अटैक कर सकते हैं। दरअसल 18-19 जनवरी की रात को 3 संदिग्धों की मूवमेंट जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में ट्रैक की गई है। इसी खबर के बाद से दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा का फुल प्रूफ चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। इस समय हम राजपथ पे मौजूद हैं और 26 जनवरी के दिन इसी जगह से जो परेड निकलेगी और किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं वो हम आपको दिखाते हैं। बाकायदा बैरिकेड लगा दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोग ज़रूर घूम रहे हैं क्योंकि वो ऑफिशियल्स हैं, यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। बाकायदा यहाँ पर पेट्रोलिंग भी चल रही है दिल्ली पुलिस की, और पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो भी यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। वो भी पूरी तरीके से दिल्ली की निगरानी कर रही हैं। गणतंत्र दिवस समारोह पर आतंकी मंसूबों को नाकाम करने के लिए विजय चौक से लेकर लाल किले तक के परेड के रास्ते को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा में 27,723 जवानों को तैनात किया गया है, जिनमें केंद्रीय सुरक्षा बलों की 65 कंपनियां शामिल हैं। इनमें एनएसजी और पैरामिलिट्री फोर्स भी शामिल है। 71 डीसीपी सुरक्षा इंतजामों की निगरानी करेंगे। उनकी मदद के लिए 213 एसीपी और 753 इंस्पेक्टर्स को भी तैनात किया गया है। नजर जमीन से लेकर आसमान तक पर है ताकि कोई परिंदा भी पर न मार सके। ड्रोन अटैक के खतरे को देखते हुए राजधानी में एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं। अपना शहर में सिर्फ रिपब्लिक डे परेड के लिए हमने अधिकारियों और जवानों के साथ करीब 20,000 प्लस का फोर्स डिप्लॉयड है। दिल्ली ही नहीं, जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकी हमले का खतरा है। 26 जनवरी से ठीक पहले जम्मू के सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी झंडा मिलने से हड़कंप मच गया है। ये पाकिस्तानी झंडा तारों से लटका हुआ बरामद हुआ। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने इस झंडे को अपने कब्जे में ले लिया। खतरे की बात यह है कि इस झंडे में पाकिस्तान के 5 मोबाइल नंबर लिखे हैं। अब पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है कि इन नंबरों का क्या कनेक्शन है। यहाँ पे 5 बैलून, एक पाकिस्तानी झंडा, तो एक पॉलीथीन में कवर हुआ कोई 1.25 फुट का कागज़ था, जिसमें 4 पाकिस्तान के मोबाइल नंबर पाए गए। व्हाट्सएप नंबर से 4 पाकिस्तान के। तो उसमें लिखा था, बैलून पे भी सभी बैलून पे लिखा था हैप्पी बर्थडे। तो उस कागज़ की बैक साइड पे भी सुनहरी अक्षरों में लिखा गया कि ये हैप्पी बर्थडे। 2 हफ्ते पहले भी बीएसएफ ने सांबा के चंबलियाल बॉर्डर से पाकिस्तान की तरफ से भेजी जा रही हथियारों की बड़ी खेप बरामद की थी। उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया एयरप्लेन नुमा बलून भी मिला था। ऐसे में गणतंत्र दिवस से पहले इस झंडे के मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं।
26 जनवरी से पहले सुरक्षा एजेंसियों के पास अलग अलग तरह के इनपुट आ रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा के घेरे को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। शनिवार को यहां पर सांबा सेक्टर में सुरक्षा एजेंसियों को एक पाकिस्तानी फ्लैग जो है वो यहां पर बरामद हुआ है। उस पाकिस्तानी फ्लैग में 5 पाकिस्तान के नंबर जो हैं वो लिखे हुए हैं और हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, जिसके बाद इन 5 नंबरों की जांच जो है वो इस समय सुरक्षा एजेंसियां यहां पर कर रही हैं। सीमा पार घुसपैठ को लेकर बीएसएफ ने भी बड़ा खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक 12 गाइड के कश्मीर से पीओके जाने की खबर है, ताकि लश्कर और जैश आतंकियों की नए सिरे से घुसपैठ कराई जा सके। लेकिन सुरक्षा वालों ने भी तैयारी मुकम्मल कर रखी है। ये जो इल डिज़ाइन है वो तो लगातार चलती रहती है, लेकिन उसकी जो इल डिज़ाइन है वो सफल नहीं होगी। हम लगातार जितने भी एलिमेंट्स हैं, चाहे गाइड का उधर क्रॉस करना हो उस पे नज़र रखना है, या फिर जो लॉन्च पैड पे टेररिस्ट वेट कर रहे हैं उनका जो इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट होगा उस पे नज़र रखना हो, हम लगातार सभी बिंदुओं पर चौकस हैं और उनका कोई भी एनिमी का कोई भी इल डिज़ाइन सफल नहीं होगा। एक तरफ पुलवामा जैसे हमले का अलर्ट है, तो वहीं अयोध्या में भी रेलवे ट्रैक आतंकियों के निशाने पर है। अयोध्या के पास ट्रैक को जोड़ने वाले 3 बोल्ट गायब मिले हैं। रानोपाली थाना क्षेत्र का यही वो रेल पुल है जहां 3 बोल्ट गायब हैं। गनीमत रही कि बोल्ट न होने के बावजूद पुल से एक के बाद एक कुल 3 ट्रेनें गुजरी, लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई। अब ये जांच की जा रही है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं। दिल्ली से सैर आमिर हुसैन और जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टी न्यूज़ नेशन। लाक्षिकी की बात में अब बात कोरोना के कहर की राहत की बात यह कि उत्तर भारत में तो कोरोना की जो तेजी है उसमें कमी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी चिंता की बात यह कि दक्षिण भारत में कोरोना का खतरा लगभग जैसा का तैसा बना हुआ है। खासकर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। राहत की बात वहां पर भी यह है कि जो आर वैल्यू रेट है उसमें कमी देखी जा रही है। देश में लगातार चौथे दिन कोरोना का संक्रमण 3 लाख से ज्यादा है, जबकि मौत का आंकड़ा अब भी 400 के पार है। दिल्ली और मुंबई में संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे थमती जा रही है, तो वहीं अब दक्षिण के शहरों में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले राजधानी बेंगलुरु से आ रहे हैं। खतरे की बात यह है कि यहाँ अब भी संक्रमण दर 22% से ज्यादा है। कर्नाटक में पिछले 4 दिनों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो कोरोना का ग्राफ चिंता बढ़ाने वाला है। कर्नाटक में कोरोना की रफ्तार पर नजर डालते हैं। 20 जनवरी को 47,754 केस सामने आए, 21 जनवरी को 48,049 केस, 22 जनवरी को 42,470 केस सामने आए, तो 23 जनवरी को 50,210 मामले सामने आए। कर्नाटक में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले बेंगलुरु शहर से ही सामने आ रहे हैं। बेंगलुरु में इस समय एक्टिव मरीजों की संख्या 2,71,833 है। वही पॉजिटिविटी रेट 22% पार कर चुकी है। हालांकि राहत की बात यह है कि ज्यादातर लोगों का इलाज घर में ही हो रहा है। अस्पतालों में इस समय तकरीबन 5,133 मरीजों का इलाज चल रहा है। कर्नाटक ही नहीं, तमिलनाडु में कोरोना की रफ्तार चिंता बढ़ाने वाली है। पिछले 24 घंटों में यहां कोरोना संक्रमण के मामले 30,000 के पार पहुंच चुके हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले केरल से लगे जिलों से आ रहे हैं। तमिलनाडु में पिछले 4 दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वहीं तमिलनाडु में कोरोना की रफ्तार पर एक नजर। 20 जनवरी को 28,561 केस सामने आए, 21 जनवरी को 29,870 मामले, 22 जनवरी को 30,744 केस, 23 जनवरी को 30,580 मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या पिछले 24 घंटे में 30,580 केसेस हैं और एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़कर 2 लाख केसेस एक्टिव केसेस तमिलनाडु में अब पाए जा चुके हैं। ओवरऑल तमिलनाडु की अगर पॉजिटिविटी रेट देखी जाए तो 20% पॉजिटिविटी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉजिटिविटी रेट इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से बिटवीन 24 to 26% पॉजिटिविटी रेट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में देखे जा रहे हैं। कोरोना की रफ्तार केरल में भी ज्यादा है। यहाँ 24 घंटों में केस 45,000 के पार हैं। पिछले 4 दिनों से केस 40,000 के ऊपर हैं।
केरल में कोरोना की रफ्तार पर एक नजर। 20 जनवरी को 46,369 केस सामने आए। 21 जनवरी को 41,468 मामले सामने आए। 22 जनवरी को 45,136 मामले सामने आए तो 23 जनवरी को 45,449 केस सामने आए। हालांकि दक्षिण के शहरों में संक्रमण के केस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि आर वैल्यू रेट यानी एक आदमी से दूसरों में संक्रमण की दर कम हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु में आर वैल्यू रेट घट रहा है। Situation for India seems to have improved somewhat with the value of R, which had shown a peak of close to 3 during the period December 30 to January 10, having now come down to 1.3. Out of the 24 states and union territories which currently have more than 10,000 active cases, we find that 7 of them have R value of less than 1. So these are Maharashtra, West Bengal, Uttar Pradesh, Delhi, Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. So this is somewhat encouraging news. आर वैल्यू के ताजा ट्रेंड से ये साफ है कि कोरोना की रफ्तार घट रही है और नए केस में कमी आने लगी है, लेकिन अभी अंतिम फैसले तक पहुंचने से पहले 1 से 2 हफ्ते का इंतजार और करना होगा। बेंगलुरु से यासिर मुश्ताक, चेन्नई से श्री प्रपंच के साथ टीम न्यूज नेशन। लाख टके की बात में बात हमारे खास चुनावी सेगमेंट जात न पूछो वोटर की, जिसमें आज बात उत्तर प्रदेश के पासी मतदाताओं की। वैसे तो सूबे में पासी मतदाताओं की आबादी तकरीबन 3.25% के आसपास है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है खासकर कई विधानसभा सीटों पर। पिछले विधानसभा चुनाव में पासी समुदाय ने वोट किया था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन क्या इस बार भी हालात वैसे ही हैं या तस्वीर बदली नजर आ रही है? एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इस बार यूपी का चुनाव कई मायने में खास है। कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का शोर है तो कहीं जातीय समीकरण को साधने की कोशिश है। ऐसे में अपने आप को कहां देखता है प्रदेश का पासी समाज, जो दलित में गैर जाटव बिरादरी में आता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव और 1 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ये कोर वोटर माना जाता रहा है, लेकिन इस बार उसके मन में क्या चल रहा है, इसी को समझने के लिए हम पहुंचे लखनऊ के मोहनलालगंज के बदला खेड़ा गाँव में, जहां से समाजवादी पार्टी के अमरीश सिंह पुष्कर विधायक हैं, जो पासी समाज से आते हैं। तो क्या इस बार भी पासी समाज के नाम पर समाजवादी पार्टी के हक में वोट जाएगा या फिर योगी और मोदी के नाम पर बदलाव होगा? यही जानने की हमने कोशिश की। 2022 का चुनावी बिगुल फूंक चुका है और अभी तक अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गांव और शहर में हर जगह लगभग जाति पर वोट होता रहा, यानी जिस जाति का प्रत्याशी रहा है उस जाति के मतदाता उसकी तरफ रहे। लेकिन लखनऊ के मोहनलालगंज के लोग क्या सोचते हैं, पासू समुदाय का ये पूरा गांव है, यहाँ समुदाय से जुड़े हुए लोग रहते हैं, इनके मन में क्या चल रहा है? इस बार चुनाव जाति के नाम पर होगा कि विकास जैसा मुद्दा होगा, या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से सियासत है उसमें इनकी कोई खास पसंद है? सरकार तो सही है ही, ठीक है, वह बच्चों के लिए दिक्कत है। नहीं सर, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है, हमारे गांव का विकास तो हुआ, लेकिन जातवाद से नहीं लेना देना होता। जैसे गांव को मुखिया बनाना है तो जात से लेना देना, जो कार्य करने वाला है उसे बनाना चाहिए। जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसा नहीं गलत नहीं करते हैं, वो गलत नहीं किया, विकास किया क्यों नहीं, ऐसा नहीं। जैसे कि हाँ ये है कि कुछ सड़कें वगैरह जैसे कि बहुत दिन की बात बन रही हैं, 5 साल से नहीं बनी हैं, अब जाके दुरुस्त हो रही हैं। बाकी गांव में जैसे कि राशन वगैरह सारी चीज़ें लोगों को मिल रही हैं, ऐसा नहीं कि मिल रही हैं, गरीबों को मिल रही हैं, जो भी खा पी रहे हैं। बस स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज बनना चाहिए, आज तक अमरीश पुष्कर ने बनवाया नहीं, जीत भी के चले गए, आज तक गांव में हमारे देखने नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अमरीश पुष्कर तो बिल्कुल हमारे लोगों से निगाह से गिर गए हैं, ये कतई आएंगे ही। लखनऊ के बाद हमने उन्नाव का रुख किया। यहाँ भी हिंदुत्व और जाति का शोर सुनाई दे रहा है और लोग जाति से हटकर समाज और देश हित में बीजेपी का साथ देने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक हमारा मानना है, किसी जाति या धर्म विशेष के लिए वोट नहीं किया जाए तो ठीक है, और मैं भी किसी जाति धर्म विशेष के वोट नहीं देता हूँ। सरकार के काम काज से ही वोट करेंगे, जात से कोई लेना देना नहीं, मैं बीजेपी को वोट दूंगा।
ना ही व्यक्तिगत नेता को, ना ही हमें जो है ना जाति धर्म से मतलब है। हम जो है ना चाहते हैं कि हम जो काम कार्य करें अच्छा उसके लिए हो। योगी सरकार को हमको वोट देना है, बस कुल मिला के वो हमारा सब समाज करेगी। रायबरेली में भी पासी समाज का एक बड़ा वोट बैंक है। हम पासी समाज के उस ऐतिहासिक गांव में पहुंचे जहां वीर वीरा पासी जैसे महान योद्धा की जन्मस्थली है। क्या है यहाँ के पासी वोटरों का मिजाज, इस बार किसके साथ है दलितों का ये गैर जाटा वोट, आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पासी समाज का जो पार्टी सम्मान देगी और हमारी संस्था की मतलब कोई मतलब पारदर्शिता पर निगाह रखेगी, उसी पार्टी को वोट देंगे हम। हम तो यह मायावती को यह सरकार बनाना चाहते हैं। जो हमारी बात सुनेगा हम उसी को वोट देंगे। अमेठी में भी हवा का रुख साफ नहीं है। कोई बीजेपी के साथ दिख रहा है तो कोई समाजवादी पार्टी के साथ। किसी को योगी सरकार का कामकाज पसंद है तो कोई गांव में आवारा पशुओं से त्रस्त है। ऐसे में देखना होगा कि मतदान के वक्त कौन किसके पाले में जाएगा। योगी और मोदी दोनों एक कितने अच्छे काम किए, नहीं तो आज हमारा हिंदुस्तान जो है कि कहां से कहां पहुंच जाता। हमका तो भैया सबसे बढ़िया मोदी से छोड़ा है, कोई सरकार नहीं ठीक दिखाना। पासी समुदाय को जो भाजपा से फायदा हुआ भाजपा तरफ जाएगा। इस बार तो जो माहौल है जी साइकिल का है, अखिलेश जाएंगे इस बार हमारी यूपी में। दरअसल पासी वोट बैंक की अहमियत यूपी में क्या है वो इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में गैर जाटो 45% वोटरों ने बीजेपी को मतदान किया था, जबकि 2019 के चुनाव में यह आंकड़ा बढ़कर 48% हो गया था। बीजेपी की प्रचंड जीत में 3.3% पासी वोटर की भूमिका बड़ी अहम थी, जिसका प्रभाव 35 जिलों में माना जाता है। इस वक्त बीजेपी के 23 विधायक पासी समाज से आते हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में 6 सांसद भी इसी समुदाय से चुनकर आए हैं। सांसद कौशल किशोर को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और इसी तरह प्रदेश की योगी कैबिनेट में सुरेश पासी को पासी समाज का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। अब देखना होगा कि इस बार पासी वोटर बीजेपी के साथ ही रहेगा या फिर पाला बदलेगा। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।